नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज बात होगी विवादित राजद्रोह कानून की। राजद्रोह कानून एक बार फिर कटघरे में है। सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी के बाद इस कानून को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है। दरअसल राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि हम राजद्रोह की सीमा को परिभाषित करें। कोर्ट ने यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश के 2 तेलुगु चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाते हुए की। इन चैनल्स के खिलाफ राजद्रोह समेत कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह और 153 की व्याख्या की जरूरत है, खासकर प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर। राजद्रोह कानून को लेकर शुरू से विवाद रहा है। आंकड़े बताते हैं कि पुलिस इस कानून के तहत जल्दबाजी में केस तो दर्ज कर लेती है, लेकिन दोष साबित नहीं हो पाता। 2019 में राजद्रोह के 93 मामले दर्ज किए गए, लेकिन सिर्फ 3.3, जी हां, सिर्फ 3.3% मामलों में ही आरोप साबित हो पाए। किसान आंदोलन के तहत टूलकिट केस में पुलिस ने राजद्रोह कानून के तहत ही मामला दर्ज किया था। दरअसल तमाम आपत्तियों के बावजूद केंद्र सरकार राजद्रोह कानून को खत्म नहीं करना चाहती। सुप्रीम कोर्ट भी इस कानून को खत्म करने वाली याचिका खारिज कर चुका है, लेकिन राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी से इस कानून पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या राजद्रोह कानून को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है? क्या इस कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है? क्या सरकारें अपने फायदे के लिए इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं? करेंगे तमाम सवालों की पड़ताल, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिर कटघरे में राजद्रोह कानून। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। राजद्रोह कानून की समीक्षा करने का वक्त। क्या कानून का हो रहा है बेजा इस्तेमाल? राजद्रोह कानून एक बार फिर से कटघरे में है। राजद्रोह की धारा के तहत केस दर्ज करने के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि समय आ गया है कि हम राजद्रोह की सीमा को परिभाषित करें। कोर्ट ने ये टिप्पणी आंध्र प्रदेश के 2 तेलुगु चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाते हुए की। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को समाचार चैनल्स TV5 और ABN आंध्र ज्योति के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमारा मानना है कि आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह और 153 की व्याख्या की जरूरत है, खासकर प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर। वैसे राजद्रोह के केस दर्ज तो किए जाते हैं, लेकिन स्थापित होने की दर बेहद कम है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में राजद्रोह के 93 मामले दर्ज किए गए। सिर्फ 3.3% मामलों में आरोप साबित हुए। 2019 में सिर्फ 2 लोग दोषी पाए गए, 29 बरी हो गए। 2018 में भी सिर्फ 2 पर आरोप साबित और 21 बरी हुए। जनवरी में कांग्रेस नेता शशि थरूर समेत कई पत्रकारों के खिलाफ भी राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था। अफवाह थी कि गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। इसे थरूर ने अन्य पत्रकारों ने ट्वीट किया था। हालांकि बाद में ये बात गलत साबित होने पर इन्होंने अपनी सफाई पेश की थी। टोलकिट केस में भी गिरफ्तार लोगों पर दिल्ली पुलिस ने राजद्रोह की धाराएं लगाई थी। आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह की परिभाषा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करता है, संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है और इसके लिए 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। केंद्र सरकार 2019 में राजद्रोह कानून को खत्म नहीं करने की बात कह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी राजद्रोह कानून को खत्म करने संबंधी याचिका खारिज कर चुका है। सवाल ये है कि क्या ये कानून अब अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट रहा है? 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के वाद में अहम व्यवस्था दी थी। सरकार की आलोचना या फिर प्रशासन पर कमेंट से राजद्रोह का केस नहीं बनता। राजद्रोह का केस तभी बनेगा जब किसी वक्तव्य से हिंसा फैलाने की मंशा हो या फिर हिंसा बढ़ाने का तत्व मौजूद हो। बहरहाल राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी से बहस तेज हो गई है कि क्या राजद्रोह कानून की समीक्षा जरूरी है? क्या इस कानून को बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है?
ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज राजद्रोह को ही समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ अक्षय शर्मा जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। मेरे साथ प्रोफेसर अजय पांडे जुड़ रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में। मेरे साथ राजेश गोगना जुड़ रहे हैं, सेक्रेटरी हैं ह्यूमन राइट डिफेंस के। AK जैन साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक्स DGP हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत अक्षय जी आप ही से करना चाहता हूं। सर, हम राजद्रोह के कानून के दूसरे पहलुओं पे बात करें, इसकी सीमा को परिभाषित करने की बात करें, उससे पहले आप मेरे दर्शकों को राजद्रोह की परिभाषा समझा दीजिए और ये बता दीजिए सर कि किन परिस्थितियों में असल में राजद्रोह माना जाता है। शुरुआत यहीं से करते हैं। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा जिससे इसको हमको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। जी देखिए, हम उसको दो एस्पेक्ट्स में देखें, 1947 से पहले और 1947 के बाद। ये जो कानून बना IPC 1947 से पहले बना, और ये सेक्शन भी जो है राजद्रोह का, ये भी सेक्शन 124A IPC, ये भी 1947 से पहले बना। अब 1947 से पहले गवर्नमेंट क्या है और 1947 के बाद गवर्नमेंट क्या है, इसको समझना होगा। 1947 से पहले जो गवर्नमेंट होती थी वो पहले राजा होते थे। राजाओं को भगवान का एक रूप माना जाता था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड माना जाता था। ऐसे ही इंडिया में भी राजाओं की सत्ता के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो ब्रिटिश क्वीन का फरमान लेके आई, यानी कि उसकी पावर ब्रिटिश क्वीन से आई। वो भी राजाओं का शासन था। तो उस समय गवर्नमेंट और पीपल यानी कि सिटीजन्स में जो रिलेशनशिप है वो ओनरशिप का है। जी, राजा अपने आप को ओनर मान रहा है और जनता जो है वो उसकी प्रजा है। इसलिए अगर राजा के खिलाफ आप कुछ भी बात कहते हैं या राजा के कार्य के खिलाफ आप कुछ भी बात कहते हैं तो उसका राजा का अपमान भी माना जा सकता है, उस ओनर का। एक्चुअली ही वो आपको ओन करता है, तो उसको राजद्रोह माना जा सकता था। लेकिन जब 1947 आया, हम इंडिपेंडेंट हुए, इस एक्ट को भी एज इट इज अडॉप्ट कर लिया गया, केवल नेम चेंज कर दिया गया। इस सेक्शन में से भी ब्रिटिश इंडिया हटा करके सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रख दिया। लेकिन अगर हम 1947 के बाद गवर्नमेंट क्या है इसको समझें तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब ये जो गवर्नमेंट है ये बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है। इसमें से वो जो ओनरशिप है, जो राजा की ओनरशिप होती थी, वो खत्म हो चुकी है। अब ये जो गवर्नमेंट के पास पावर भी आई है वो गॉड से नहीं आई है। वो अब गॉड का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो अब सिटीजन का रिप्रेजेंटेटिव है। पावर भी आई है तो सिटीजन से आई है। और इस गवर्नमेंट को जो भी कार्य करने के लिए दिए गए हैं वो एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल सिटीजन दिया गया है। इसलिए अगर उसके किसी काम को क्वेश्चन करना हो या उसकी क्रिटिसिज्म करना हो तो इसको कहीं पर भी राजद्रोह नहीं माना जा सकता है। ओके। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आपको हैरानी होगी, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी शब्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जैसे कि हम इसको समझते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बाद में एक लीगल पार्लांस में हम लोग आपस में समझने लगे, ये मिसकंसेप्शन है। गवर्नमेंट कोई मालिक नहीं है, केवल रिप्रेजेंटेटिव है। उसके द्वारा किए गए कामों को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं और वो भले के लिए है। जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है सर। कॉन्सेप्ट है अपोजिशन का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही कॉन्सेप्ट है अपोजिशन का। जब तक अपोजिशन नहीं होगी गवर्नमेंट की तो क्रिटिसिज्म नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी सरकार के कामों की आलोचना करना राजद्रोह के अंतर्गत नहीं आता। आप मेरे साथ बने रहिए सर। मेरे साथ प्रोफेसर अजय पांडे भी हैं। प्रोफेसर अजय, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि राजद्रोह कानून का रिव्यू होना चाहिए।
सर कितनी बड़ी जरूरत लगती है? क्या हम वहां पे आके खड़े हो गए हैं कि जहां पे हमें यहाँ पे सोचना ही होगा कि इस तरह के कानून का अब रिव्यू होना चाहिए? तो बहुत स्पष्ट रूप से ये लगता है कि इस कानून का जरूर रिव्यू होना चाहिए और इसका रिव्यू सिर्फ इस तरह ना हो कि उसमें सिर्फ कुछ खास लोग बैठकर इसका रिव्यू करें, बल्कि मुझे लगता है कि इस पर एक सार्वजनिक बहस की जरूरत है और एक सार्वजनिक पहल की आवश्यकता है कि क्या हमें इस तरीके के कानून की आवश्यकता है। पहली बात तो ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात ये बहुत आवश्यक है कि अगर हम कुछ प्रावधान इस कानून के रिव्यू के बाद भी रख लेते हैं तो उनको हमें इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, क्योंकि हमको लगता है सबसे ज्यादा जो समस्या आती है कानून में, अगर आपने कह भी दिया या ऐसे प्रावधान भी बना दिए कि जिनसे जो आपकी मंशा है कानून बनाने के प्रति, वो मंशा आपकी ठीक तरीके से उसका पालन हो जाए और वो मंशा भी बनी रहे, वो मंशा भी रह जाए, साथ ही साथ जो हमारे बड़े मूल्य हैं संविधान के, उन मूल्यों को, उन जो मौलिक अधिकार हैं, और अगर मैं उनकी बात करूं तो मुझे लगता है कि जो इसकी पालना की बात हम करते हैं या उसके अनुपालन की बात करते हैं कानून की, तो उसका जो एक दायरा है वो बहुत बड़ा दायरा होता है और उसको जरूर हमें उसको पृष्ठभूमि में लाना चाहिए। और उस दायरे की अगर हम बात करेंगे तो अभी अक्षय जी संविधान की बात कर रहे थे, तो मैं जब संविधान की बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि उसमें प्रियम्बल को जरूर शामिल किया जाना चाहिए। सबसे पहले हमारा जो ध्यान है वो हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें जाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। और जब हम संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो हम भारत के लोग, तो उसमें सबसे पहले शब्द हैं, उन शब्दों के तहत ही, और हमने फिर किस तरह का, हम भारत के लोगों ने मिलके किस तरह का, किन मूल्यों वाला हमने एक पूरे व्यवस्था को या पूरे राज्य का हमने निर्माण किया, एक सरकार का निर्माण किया, पूरी व्यवस्था का निर्माण किया। उसमें डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सॉवरेन है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है। ये जो सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी व्यवस्था के, वो कैरेक्टरिस्टिक्स सब मिलके करेंगे क्या? इस कैरेक्टरिस्टिक वाली व्यवस्था जो हमने बना ली है हम भारत के लोगों ने, वो व्यवस्था करेगी क्या? और उसमें लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी एक बहुत ही अहम उसमें भूमिका निभाती है उन सारे विषयों में। अगर हम जाएंगे तो ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हम करते हैं संविधान में, जो कि एक बहुत अहम मौलिक अधिकार है हमारे नागरिकों का, और ये मौलिक अधिकार सिर्फ कानून से नहीं मिलता। ये मौलिक अधिकार के हमें, और अगर हम उसमें गहराई में जाएंगे तो बिल्कुल हम ये समझते हैं कि ये मौलिक अधिकार और ये जो प्रावधान है ये लोकतंत्र की आवश्यकता है। ये इसके बिना अगर हम नागरिकों को ये अधिकार न दें या नागरिकों के लिए इस अधिकार को समुचित तरीके से इम्प्लीमेंट करा सके राज्य, उसकी कोई व्यवस्था नहीं करें, उस तरीके का कोई माहौल न पैदा करें, तो मुझे लगता है कि हमें उस पूरे परिप्रेक्ष्य में, उस पूरे बैकग्राउंड में इस पूरी बहस को देखना पड़ेगा। और बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं, आपने जो प्रश्न किया है, मैं इस बात को समझता हूँ कि ये आवश्यकता जरूर है कि हमें इस तरीके का, ये जो हमारे सामने एक कानून है जिसका बहुत दुरुपयोग भी होता है, जिस कानून से लोग डर सकते हैं, जिस कानून की ठीक है सर, तो कई पहलू हैं जिसमें गहनता से चर्चा की जरूरत है। आप मेरे साथ रहिए सर। AK जैन साहब भी मेरे साथ हैं, ex-DGP हैं। जैन साहब, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या इस तरह के कई मसलों से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में दो चार हुए? अगर हुए तो सर कौन सी ऐसी कमियां आपको नजर आई कि जिसके जरिए ये कहा जा रहा है कि देखिए इस कानून का अब रिव्यू होना चाहिए? आपका अनुभव क्या कहता है सर? देखिए, जब भी इस प्रकार की मांग उठती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। इसको इंडिया के, हमारे कंट्री के सबसे ज्यादा मिसयूज लॉज में माना जाता है। और उसकी वजह यह है कि इसमें पुलिस को ही कंप्लेनेंट बनना पड़ता है और स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे, पॉलिटिकल लीडरशिप के डायरेक्शन पे इस प्रकार के केसेस रजिस्टर किए जाते हैं। अच्छा, ये मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। अगर एक कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म हो रहा है डेमोक्रेसी में,
तो उसके उसके ऊपर जो है ये कानून 124 है जिसका तात्पर्य है राजद्रोह। राजद्रोह एक बहुत गंभीर शब्द है। राजद्रोह मतलब आप इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट के खिलाफ काम कर रहे हैं, आपकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं, आपकी जो है प्रेजुडिशियल एक्टिविटीज हैं, जिससे कि स्टेट को नुकसान पहुंच सकता है, उसके खिलाफ हिंसा भड़क सकती है। ऐसे केसेस में आप लगाएं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कानून सभी अच्छे हैं, कानून का दुरुपयोग जो है वो गलत है। और मेरा स्पष्ट मानना है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो भी रहे, और साथ ही साथ लोगों को ये भी नहीं है कि आप मनमानी करने लगें और आप इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी शुरू कर दें कि लोगों में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए। ऐसे में इस कानून का लगना भी बहुत आवश्यक है। ये तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। जो कोर्ट रिमांड देती है, जिसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है केस, इसमें अरेस्ट करके प्रस्तुत किया जाता है एक्यूज को, मेरिट पे देखें, और अगर उनको लगता है कि ये गलत केस है, नहीं बनता है, तो तभी उसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट सही दिशा में सही कदम आ रही है, और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट के इस प्रकार के दबाव से मुक्त किया जाना चाहिए। मैं हमेशा से इसका पक्ष कर रहा हूं कि पुलिस को भी एक जुडिशरी की तरह एक इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए कि सही तथ्यों के ऊपर कार्रवाई हो, किसी को भी अनावश्यक राजनीतिक आधार पर उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। लेकिन सर सिर्फ इसी मसले में क्यों? इस तरीके से तो हम कई मसलों में देखते हैं, जब स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर में पुलिस अपना काम करती है, ब्यूरोक्रेसी काम करती है, तो सर इस प्रेशर को तो हर जगह से खत्म होना चाहिए। लेकिन सर जैसा कि आपने कहा कि दबाव में इस तरह के केसेस लिखे जाते हैं, तो सर ये माना जाए कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कई बार बहुत जल्दबाजी दिखाई जाती है इस तरह के मसलों में। अब ये तो देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप, आपको मालूम है, पॉलिटिकल मास्टर्स के नियमों के आदेशों का पालन करना पुलिस के लिए एक बाध्यता है। पुलिस ऐसा विभाग नहीं है कि चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कोई चीज ऑर्डर करें और वो मना कर दें कि नहीं, हम साहब इसका पालन नहीं करेंगे। ये अभी आज की तारीख में डेमोक्रेसी में संभव नहीं है। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं 5 जजेस की बेंच के प्रकाश सिंह केस में, उसके अनुसार जब तक कि पुलिस को इंडिपेंडेंस नहीं दे दी जाए, जब दे दी जाएगी, जिस प्रकार से यूरोप में है, अमेरिका में है, बहुत से कंट्रीज में है, एडवांस कंट्रीज में है, वहां पर तो पुलिस ऑथोराइज्ड है, वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट एक्शन ले लेते हैं अगर आप जो है का कोई गलत कार्य है तो ये इस दृष्टिकोण से इसमें परिभाषित किया जाना, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एग्जामिन किया जाना सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे नितांत आवश्यक मैं मानता हूँ। ठीक है, राजेश गोगना साहब भी हमारे साथ मौजूद है। गोगना साहब, आपको क्या लगता है कि वाकई इस तरह के कानून का मिसयूज होता है, अपनी सुविधा के अनुसार इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है? आपके पास किस तरह के लोग पहुंचते हैं सर शिकायतों को लेके? देखिए साहब, जहाँ तक इस कानून की बात है, अभी हमारे दोस्तों ने बताया भी कि ये कानून अंग्रेजों ने बनाया था, और अंग्रेज तो हमारे कॉलोनियल रूलर थे और हम उनकी प्रजा थे, और उस कारण से वो चाहते थे कि किसी भी किस्म का डिसअफेक्शन या हेट्रेड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, और जो भी कुछ ऐसे सोचने की बात करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद तक मिलनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजों के टाइम में जिन लोगों के खिलाफ जो कानून लगाया गया, उनमें से कौन थे? उसमें महात्मा गांधी जी थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसमें बाल गंगाधर तिलक थे, और देश के जो महानतम लोग हैं, उन्होंने अगर देश की स्वतंत्रता के बारे में या भारतीय लोगों की स्वतंत्रता के बारे में अगर आवाज उठाई, तो उसको सरकार ने बोला कि ये डिसअफेक्शन या हेट्रेड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट पैदा कर रहे हैं, उन सबको जेलों में डाला गया। और जिन लोगों को जेलों में डाला गया, वो आज मतलब कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही सालों बाद इस देश के सबसे महानतम व्यक्ति बने, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपिता बने, और बड़े बड़े मिनिस्ट्रियल पोस्ट होल्ड की। तो इसका मतलब कि ये एक कॉलोनियल जो माइंडसेट है, ये कानून उस कॉलोनियल माइंडसेट को इन्फोर्स करता है का जनता के ऊपर। और अब हम जो स्वतंत्रता के बाद है, तो ये कोई सरकार आम जनता से अलग नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया की जब बात आती है, तो हम बोलते हैं कि हम भारत के लोग हैं, जो सरकार है, जो सब कुछ है। अगर भारत के लोग अपनी कोई बात रखते हैं, या भारत के लोग बोलते हैं कि ये सरकार ठीक नहीं कर रही है, या भारत के लोग बोलते हैं कि सरकार जो है वो अत्याचार कर रही है जनता के ऊपर, ठीक ढंग से अपना गवर्नेंस नहीं कर रही है, तो केवल इतना कहने के ऊपर अगर भारत के लोगों के ऊपर सेडिशन का या देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है,
तो फिर तो उनकी जो बात करने की स्वतंत्रता है वही बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। फिर अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है कि जो मुझे महसूस होता है वो मैं अपनी बात को कह सकता हूँ, और जो मुझे महसूस होता है उसको मैं बिना किसी कष्ट के कह सकूं। अगर मुझे महसूस होता है कि भारत की सरकार या देश की सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, तो ये मेरा भी अधिकार है कि मैं इसको कह सकूं। हाँ, मेरे किसी भी बात में हिंसा को बढ़ावा नहीं होना चाहिए, मेरे किसी बात में सरकार के जो संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जब तक वो बात मेरे दिमाग में और मेरे मुंह पर है, जो भी दिमाग में मैं सोच रहा हूँ और जो मैं मुंह से मैं बोल रहा हूँ, उतनी स्वतंत्रता हर नागरिक को मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी पहले भी इन बातों को कह चुका है कि केवल कहने से कुछ नहीं होगा या केवल लिखने से कुछ नहीं होगा। कहने और लिखने से अंग्रेजों के टाइम पे होता था। और आपको इस बात की भी जानकारी है कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, उसके अंदर उन्होंने इस कानून को समाप्त कर दिया पूरी तरह से। 2009 में खत्म कर दिया। खत्म ही कर दिया कि ये कानून होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एग्रेसिव एक्टिविटी करता है, वायलेंट एक्टिविटी करता है, तो उसके लिए टेररिस्ट एक्ट है, अनलॉफुल असेंबली एक्ट है, दुनिया भर के एक्ट हैं, तो उन्होंने तो हटा दिया। और दूसरी बात यह है कि जब भारत का संविधान बना रहे थे तो संविधान के अंदर भी इस एडिशन के बारे में या देशद्रोह के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। स्वतंत्रताओं की बात की गई है, ड्यूटीज की बात की गई है, लेकिन कहीं पर भी इस बारे में लिखा नहीं गया। तो मेरा और भारत के अंदर इस एडिशन कानून का दुरुपयोग जो है वो तो लगभग हमेशा से सरकारें ज्यादा। मुझे अभी बताया गया था कि झारखंड के अंदर जो पत्थरगड़ी एक आंदोलन चला था, तो उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7-8 हजार लोगों के ऊपर ये कानून लगाया गया। तो अगर ऐसी स्थिति भी आती है तो कोई भी आंदोलन चलेगा। मान लीजिए कोई आंदोलन चलता है कि भाई, बिल्कुल, जैसे पहले हमारे नर्मदा के खिलाफ आंदोलन चले, तो नर्मदा के लोगों ने बोला कि देखिए सरकार गलत कर रही है, इसमें हमारे पहाड़ों का, पर्यावरण का नुकसान होगा। तो उनके ऊपर यदि इतना कहने से एडिक्शन लॉस लग जाती है और सबको जेलों में डाल दिया जाता। तो अभी जो बार बार हम बाढ़ें आती देख रहे हैं यहाँ पे पहाड़ी इलाके में, तो उसका कैसे होगा? यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट लगाए जा रहे हैं, उसको लगाए, उसको बोले कि नहीं न्यूक्लियर प्लांट नहीं लगने चाहिए। तो ये सब भारत की जनता की आवाजें हैं। जब तक वो अहिंसक हैं, जब तक वो अपनी सीमाओं को लांघती नहीं है, जब तक वो केवल दिमाग में रहती है और मुंह से बोली जाती है और कागजों पे लिखी जाती है, तब तक इस एडिशन लॉ का कोई कारण नहीं है कि इस पे लगाया जाए। बिल्कुल, अगर हम इस सेक्शन के बारे में ही बात करें तो इस सेक्शन से ऑफेंस बनता है शब्दों के इस्तेमाल के द्वारा गवर्नमेंट के खिलाफ हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिससेटिस्फेक्शन, असंतुष्टि पैदा करना। तो केवल शब्दों के इस्तेमाल से, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। एक एजेंट साहब कह रहे थे कि कोई और तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके खिलाफ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हम यहाँ पर सिर्फ सेक्शन 124A की बात कर रहे हैं, राजद्रोह की बात, जिसमें एक्टिविटीज का जिक्र नहीं है, जिसमें सिर्फ शब्दों की अभिव्यक्ति है। और वो अभिव्यक्ति अगर किसी तरह का हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिससेटिस्फेक्शन पैदा करती है तो वो राजद्रोह हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक कैच है। हमारे क्रिमिनल सिस्टम में एक इंटेंट, क्रिमिनल इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस सेक्शन की डेफिनेशन में वो मिसिंग है। तो किसी ने कुछ भी कहा, किसी ने कोई क्रिटिसिज्म की, तो बड़ा आसान हो जाता है उस पर ये धारा थोप देना। अब साथ में कोई एक्टिविटी दिखाने के लिए भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ इस धारा में स्पोकन वर्ड या रिटन वर्ड या कुछ भी दिखा देने से ये सेक्शन अप्लाई हो जाता है। लेकिन जब ये सेक्शन कोर्ट में पहुंचता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर किसी और एक्टिविटीज का सहारा नहीं है, पर अगर वो ये साबित नहीं कर पाए कि जो भी कहा गया, वो भी जो भी शब्दों की अभिव्यक्ति थी, उसमें अगर कोई ऐसी क्रिमिनल इंटेंट भी नहीं थी कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ हेट्रेड पैदा करना चाहते हैं, तो वहां पर अगर ऐसा कुछ साबित नहीं होता तो नेचुरली कन्विक्शन नहीं होगा। तो हुआ क्या कि ऑफेंस को, सेक्शन को इम्पोज करना तो आसान था, FIR करना तो आसान था, लेकिन इसको साबित करना बड़ा मुश्किल है। क्रिमिनल इंटेंट को साबित करने के लिए आपको और भी एक्टिविटीज दिखानी होगी। यहां पर यह सेक्शन बड़ा आसान हो जाता था, इसलिए ये इस्तेमाल होने लगा। अब क्योंकि फिलहाल के सालों में देखा गया है कि FIR के रजिस्ट्रेशन तो ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि इम्पोजिशन ऑफ दिस ऑफेंस तो बढ़ता जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है, उस तरफ कन्विक्शन कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि एक खास आंदोलन को सप्रेस करने के लिए, ये एक खास आवाज को, जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको सप्रेस करने के लिए उस मोमेंट पर आपने उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। और फिर जब वो ट्रायल चलता है, डिले होकर के चलता है, और बाद में उनको अगर उससे छूट मिलती है, एक्विटल होता है उनका, तो लेकिन वो जो आंदोलन था, वो जो अभिव्यक्ति की आजादी थी, वो तो उस समय खत्म कर दी गई। तो इसलिए ये बड़ा आसान है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको दोबारा से रिव्यू किया जाए और इसके बारे में सोचा जाए कि इसमें क्या चेंजेस है। मेरा मानना ये है कि राजद्रोह को एज इट इज अगर हम खत्म नहीं भी करना चाहते हैं, जैसे कि इस पर पहले ओपिनियन आ चुका है कि नहीं ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, पर इसमें इंटेंट का शामिल होना डेफिनेशन में भी इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए। इसके अलावा अगर हम अपनी आजादी, शब्दों को कहने की आजादी को, अभिव्यक्ति को सेफगार्ड करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो अरेस्ट के प्रावधान है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका और है, मैं आपको बताता हूँ। इस सेक्शन में जो सजा बताई गई है, वो एक तरफ तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट बताई गई है, सबसे बड़ी सजाओं में से एक, सबसे पहला सजा मौत है, उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद। तो एक तरफ कहा गया कि इसकी सजा उम्र कैद है या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years। ऐसा किसी भी सेक्शन में नहीं है कि एक तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरा सिर्फ मैक्सिमम 3 years तक। 3 years पर आ जाने पर नॉर्मली ये माना जाता है कि वो ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। ओके। तो अगर जिस केस में आप मैक्सिमम 3 years की सजा दे रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो उसमें बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। कम से कम उसका हैरेसमेंट ना हो। आपको लगता है कि अगर उसने जो अपने शब्दों की अभिव्यक्ति की है, उससे कहीं द्रोह की बू आती है या जानबूझकर के क्रिमिनल इंटेंट से ऐसा किया गया है, तो साबित होने पर उनको सजा मिल सकती है। लेकिन उस दौरान उसको चुप कर देना, उसको सप्रेस कर देना, एक आदमी को या कुछ लोगों को अरेस्ट करके एक आंदोलन को सप्रेस कर देना, आवाज, जनता की आवाज उठा देना, उसको रोक देना, ये गलत। ठीक है प्रोफेसर अजय, कि असल में क्या हमारे पास दूसरे कानूनों की कमी है जिनके तहत असल में कोई भी सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती? अगर संपत्ति का नुकसान भी हुआ है तो क्या उसके लिए किसी तरह का कानून नहीं है, या फिर दूसरी चीज की जो आलोचना की जा रही है उसके लिए कोई कानून नहीं है? क्या सिर्फ राजद्रोह के बूते ही कार्रवाई की जा सकती है या दूसरे कानूनों की भी मौजूदगी है हमारे पास? देखिए, मुझे ये प्रतीत होता है कि ये जो राजद्रोह का कानून है, इसका इस्तेमाल बहुत सिलेक्टिव तरीके से होता है। इसका इस्तेमाल वाकई में जो कानून की मंशा है, अगर उसमें हम देख लें कि कानून क्या कहता है, उसमें क्या प्रावधान है और क्या प्रावधान ऐसे रखे गए हैं कि अगर उसमें आलोचना इस तरह से की जाए कि उसमें कोई मंशा खराब नहीं है, उसमें कोई अवमानना नहीं है, उसमें कोई घृणा नहीं है राज्य के खिलाफ या सरकार के विरुद्ध, और उसमें केदारनाथ के केस में तो ये भी कहा गया कि हिंसा नहीं है, तो उसमें राजद्रोह का कानून बनता नहीं है, उसमें राजद्रोह की धारा तो बनती नहीं है, लेकिन फिर भी लगा देते हैं। और अभी ये कह रहे हैं जिस तरह से सभी लोग इस बात को समझते हैं कि इसमें बहुत आसान है कि FIR दर्ज कर लेना, केस दर्ज कर लेना, मुकदमा दर्ज कर लेना, लेकिन फिर उसके बाद जो कन्विक्शन है वो इतना कम होता है। तो मुझे लगता है कि जो समुचित कानून है उनका प्रयोग ना करके ये एक गलत धारणा, एक गलत कार्रवाई के तहत ये लोगों के विरुद्ध ये कार्रवाई की जाती है। कहीं न कहीं ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए, कहीं न कहीं इस आशय को ना समझ पाना कि हमारे प्रजातंत्र में कितना आवश्यक है लोगों का कि कोई भी सरकार की कार्रवाई या कोई भी सरकार की योजनाओं की आलोचना करना। और आलोचना का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि घृणा फैलाना या घृणित तरीके से उन व्यवस्थाओं को देखना। तो ये तो मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि पहले तो इसकी आवश्यकता है नहीं, और अगर इसकी आवश्यकता कहीं होती भी है जहां लगता है कि वाकई में इसकी आवश्यकता है, तो जरूर ये करना चाहिए कि इसका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन अगर इसका ठीक नहीं है, अगर हम कोई और ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते, जैसे आप कह रहे हैं कि और दूसरे कोई कानून उनका सहारा लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है,
उस परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात जरूर ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमारी सरकारें, क्या हमारा राज्य, क्या हमारी व्यवस्था नागरिकों को ऐसे कानून और ऐसी व्यवस्था के लिए तैयार भी करती है? क्या उस तरफ कोई प्रयास होते हैं? क्या हम कभी नागरिकों के साथ ये संवाद करते हैं कि जहां पर अगर कोई आलोचना इस स्तर पर पहुंच जाए कि उसमें घृणा जैसे कुछ विचार आ जाएं और घृणा के साथ साथ हिंसा फैलाने की कुछ मानसिकता हो जाए या हिंसा हो जाए या हिंसा भड़क जाए या कोई उत्तेजनापूर्ण इस तरह की कार्रवाई हो जाए, तो क्या इसके लिए व्यवस्था हमारे नागरिकों के साथ मिलकर उनको तैयार करने का कोई प्रयत्न करती है? 70 वर्ष से अधिक समय तक हमारा देश आजाद हो चुका और हम ऐसी व्यवस्था में हैं, तो क्या ऐसे प्रयास किए गए? जो इन कानूनों का पालन कराते हैं उन लोगों की जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है, क्या उस ट्रेनिंग में इस तरीके के कुछ प्रावधान रखे जाते हैं कि उनके अंदर वो संवेदनशीलता हो कि आप जरूर ऐसी धाराओं का उपयोग करें जहां आवश्यकता है, और उसके साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखें कि प्रजातंत्र के लिए स्वतंत्रता कितनी आवश्यकता है, अभिव्यक्ति कितनी जरूरी है, लोगों की आलोचना कितनी आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हमें इन कानूनों को देखना पड़ेगा। अगर हम इन कानूनों को सिर्फ इस तरह देखें कि कोई एक कार्रवाई हो गई और उस पर एक कानून का एक्शन हो गया, तो मुझे लगता है कि ये उसके साथ जस्टिस नहीं होगी। उसके साथ न्याय तभी होगा जब हम इसको पूरे बड़े फलक पर देखें कि क्या प्रजातंत्र की आवश्यकता है, और वो आवश्यकता जो प्रजातंत्र की है, लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है। लोग कैसे भागीदारी करेंगे? हम जानते हैं कि सिटीजन पार्टिसिपेशन, नागरिक भागीदारी व्यवस्था में कितनी आवश्यक है व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। तो अगर इस तरीके की भावना, इस तरीके की ट्रेनिंग, इस तरीके की जो जरूरत है, अगर उस पर हम जोर नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर इस तरीके के हम एक्शन करते जाएंगे और फिर उसकी परिणति ये निकलेगी कि कन्विक्शन रेट इतना लो रहेगा और कहीं ना कहीं फिर वो हंसी का पात्र बनता है पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारा। जैन साहब, आपने बताया कि किस तरीके से जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उनकी बात को सुनना मजबूरी हो जाता है पुलिस प्रशासन का। लेकिन सर, इस पूरे मामले में आप अदालतों की भूमिका को कैसे देखते हैं सर? क्या उनको आगे बढ़ के अब इस राजद्रोह कानून को एक नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है? ये बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। देखिए, ये कानून के बड़े वाइड इम्प्लीकेशंस हैं और इसका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। airing views against the interest of the state, अब इसको कौन तय करेगा? ये तो फिर कोर्ट के ऊपर ही है। जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मुल्जिम को पेश किया कोर्ट में, तो कोर्ट को उस पर डिसीजन लेना चाहिए। एफआईआर को देख के, कंटेंट को देख के, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या तथ्य लाए गए हैं, क्या ये मुकदमा सिर्फ हैरेसमेंट के लिए कायम किया गया है या इस उद्देश्य से कायम किया गया है कि इसमें चार्जशीट लगेगी और इसमें कन्विक्शन होगा। बहुत से मुकदमे ऐसे भी कायम होते हैं जिनका मकसद होता है कि एक मैसेज दे देना कि अगर आप अनावश्यक रूप से आप क्रिटिसाइज करेंगे, कोविड मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, कोरोना अरेंजमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, जैसा कि 2 तेलुगु चैनल्स ने किया। उन्होंने वहां के एक बागी सांसद हैं राजू, वाईएसआर पार्टी के, उन्होंने कुछ अपने व्यूज रखे, उनको उन्होंने प्रसारित किया। तो इसमें कैसे बनेगा? इसमें कैसे बनेगा? कोई किसी ने प्रसारित किए अपने व्यूज और अगर चैनल उसको दिखा रहा है तो ये तो एक दुरुपयोग है सरासर। तो इसमें एक सीमा के अंदर इसको बांधा जाना चाहिए। जहां तक इंटरेस्ट की बात है स्टेट के, यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, बहुत से प्रोविजंस हैं इसमें कि अगर कोई इस प्रकार के तत्व हैं तो उनके विरुद्ध बड़ी कड़ी कार्यवाही का प्रावधान है और किया भी जाता है। पर सोच समझ के किया जाना चाहिए। एक डेमोक्रेसी में एक हेल्दी क्रिटिसिज्म हो रहा है अगर, तो उसके लिए एक डेमोक्रेसी में एक चुनी हुई सरकार को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई अपने व्यूज को एयर कर रहा है, उनको अभिव्यक्ति उसकी कर रहा है, तो उस पर एकदम सीधे इस कानून को आप लगा दें, ये उचित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ बंधनों के साथ इसको लाना चाहते हैं, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो गोगना साहब की
सिर्फ कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ इस कानून को लाया जाए, या फिर आपको यह भी लगता है कि इस तरह के कानून की जरूरत ही नहीं है, अब हम उस मुहाने पे आके खड़े हो गए हैं कि इसे खत्म भी किया जा सकता है, इसकी जरूरत नहीं है? क्या ऐसी स्थिति भी बनते हुए आप देखते हैं? अगर कुछ भी सोचना और कुछ भी बोलना, क्योंकि ये जो हेट्रेड और डिसअफेक्शन है, आखिरकार इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करता, या सरकार की किसी पॉलिसी को पसंद नहीं करता, या कुछ चीजों को पसंद नहीं करता, और मैं मान लीजिए उनसे घृणा भी करता हूँ। मैं अपने परिवार वालों से भी घृणा कर सकता हूँ, मैं अपने पड़ोसी से भी घृणा कर सकता हूँ, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घृणा करना मेरा एक व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, उसमें मैं किसी को जोड़ता नहीं हूँ। मैं आपसे अपने दिमाग में मैं आपसे भी घृणा करता हूँ, तो जब तक मैं घृणा करता हूँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे को घृणा मैं कर सकता हूँ। और मान लीजिए वो किसी व्यक्ति के बारे में है, या किसी समुदाय के बारे में है, किसी देश के बारे में, किसी सरकार के बारे में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां तक डिसअफेक्शन की बात है कि मुझे नहीं पसंद है, मुझे आपका चेहरा पसंद नहीं है, मुझे आपकी बात पसंद नहीं है, मुझे आपके बनाए कानून पसंद नहीं है, मुझे आपकी बनाए जो फौजें हैं या पुलिस लोग हैं वो पसंद नहीं है, मुझे आपके बनाए गए रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है, तो ये भी मैं कर सकता हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं, मेरे को घर से बाहर निकलने में अगर 10 बजे के बाद लड़कियों को बोला जाता है कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे और वो कहते हैं कि ये गलत हो रहेगा, तो इस तरह का जो भी डिसअफेक्शन या जो भी कुछ होता है, जब तक वो हमारे सोच में है, बोल में है, लिखावट में है, तब तक उस पर सजा नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी हिंसक प्रवृत्ति को पैदा कर रहा है या उससे कुछ हो रहा है तो वो अलग बात है। तो मेरा तो इसी बारे में मामला है कि ऐसे किसी कानून की, भारत जैसे स्वतंत्र देश में जहाँ पे लोग जो है नई नई सोच से पैदा हो रहे हैं, जहाँ पे रोज नई बात सोची जाती है, क्योंकि आज देखिए आज से तकरीबन 10 साल पहले जो होमोसेक्सुअलिटी थी वो उसके बारे में वो गैर कानूनी भी था और उसके बारे में लोग घृणा भी करते थे, लेकिन आज हम उसकी सजा हमने समाप्त कर दी है। आज उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो 10 साल पहले इसके बारे में क्या विचार होता था? और मान लीजिए सरकार के खिलाफ जैसे कि एक आंदोलन होता है कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, ये आम नारा है, हर जगह पे लगता है, ट्रेड यूनियन में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में। तो जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, तो क्या आप इसको डिसअफेक्शन और हेट्रेड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट कह सकते हैं? तो कोई भी कह सकता है हाँ ये तो हेट्रेड और डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट है, कि जो सरकार निकम्मी है इसका मतलब डिसअफेक्शन है, वो सरकार बदलनी है, तो डिसअफेक्शन भी करना है और निकम्मा भी बोलना और बदलना भी है, सरकार को बदलने की बात है। तो फिर अगर इतने से कहने पे भी तो ये कानून लागू हो जाएगा ना, अगर इतने से नारे के भी ये कानून लागू हो सकता है और देश भर की सजा हो सकती है, तो फिर इतना भी नारा नहीं लगा पाएंगे देश के अंदर, तो फिर तो बहुत ही दिक्कत की स्थिति आ जाएगी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जब कोई जैसे कुछ नक्सली साहित्य होता है जिसके अंदर कहा जाता है कि नहीं हमें वॉयलेंट हिंसक तरीकों से सरकार को बदलना है, उसको बदलना है, तो वो तो वहां पे तो दिक्कत पैदा हो जाती है। जब आप हिंसा को बढ़ा रहे हो, जब आप बोलते हो कि ब्लडी रेवोल्यूशन होना चाहिए, तब तो समाज में हो जाता है। लेकिन बाकी सब चीजें जो इन सब के बाहर है, और मान लीजिए वो मेरे विचार जो हैं वो बांध के ऊपर है, न्यूक्लियर के ऊपर है, मान लीजिए कोविड की मैनेजमेंट के ऊपर भी कुछ विचार कोई व्यक्ति रखता है, वो कहता है कि नहीं इसमें तो कुछ सरकार की तरफ से कोताही हो गई है और सरकार को सजग होना चाहिए था। तो ये विचार जो है ये इसके बारे में कोई कह सकता है कि ये डिसअफेक्शन पैदा करता है, लेकिन इतने कहने से और इतने सुनने से, इतना बोलने से अगर सजाएं हो, नहीं, लेकिन गोगना साहब ये भी समझाइए ना कि लगातार सर एक ओपन सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है गोगना साहब, लेकिन कई बार इस तरह के एग्जाम्पल भी सेट किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीर नहीं बदलती और मामले बढ़ते जाते हैं। अभी आपको याद भी होगा मार्च में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ भी एक इस तरह की याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने निरस्त तो किया ही, लेकिन जिसने याचिका दायर की थी उस पर 50,000 का फाइन भी लगाया। सर, इस तरह के एग्जाम्पल सेट होने के बावजूद भी राजद्रोह के मिसयूज के मामले कैसे आ जाते हैं? देखिए, अभी ये कोर्ट भी यही बोलता है कि ऐसा नहीं है कि इसके बारे में कानून तय नहीं है। जो भी मुकदमे का हवाला दे रहे थे उसमें भी उन्होंने ये बोला है कि बोलने पर ये कानून नहीं लगना चाहिए, लेकिन अभी इसके बारे में सेंसिटिविटी बढ़नी चाहिए। इसके बारे में जो पुलिस वाले हैं, इसके बारे में जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, उन सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में नागरिकों को अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकता है, ये तो निश्चित बात है। और हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अभिव्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता से, अपनी विचारों को स्वतंत्रता से अभिव्यक्त कर सकें, लेकिन ये कानून उस पर रोक लगाता है, और रोक भी लगाता है, ये हमें डराता भी है कि अपनी अभिव्यक्ति को आप स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति क्या है, जो मेरी सोच है वो मेरी अभिव्यक्ति होनी चाहिए।
तो अगर ये तो मेरी अभिव्यक्ति को ही नहीं रोकता है, ये मेरी सोच को भी रोक पाएगा, मतलब ठीक है। सोचने पर भी रुकावट डालता है। ठीक। तो मेरा तो मानना है कि जैसे सिविलाइज्ड कंट्रीज लाइक इंग्लैंड या बाकी सब कंट्रीज में कानून इस प्रकार का अभी नहीं बचा है, उसकी वजह यही है कि केवल डेफिनेशन को देख करके एफआईआर रजिस्टर कर दी जाती है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन के बाद सबूत इकट्ठे करने होते हैं तो उसमें आप मंशा साबित नहीं कर पाते हैं। दो तरह के एक्टिविटीज में हमने देखा है कि इस सेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। एक तो केवल किसी ने कोई अपनी बात कही, अभिव्यक्ति करी, वो अगर सरकार को अच्छी नहीं लगती है तो उस पर एक कानून डाल दिया जाता है। एक और दूसरा वो जो है वो ये है कि कोई आदमी बहुत तरह की गलत अनलॉफुल एक्टिविटीज में लिप्त है, जो वाकई जिसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन उसके साथ और सेक्शंस के साथ साथ ये सेक्शन भी ऐड कर दिया जाता है। ये सेक्शन सिर्फ एक वैनिटी ऑफेंस बन के रह गया है क्योंकि इसका नाम है राजद्रोह। आप देखेंगे अल्टीमेटली जब कन्विक्शन हो रहा है तो और सेक्शंस में कन्विक्शन हो जाता है, इसमें नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ शो करने के लिए, अखबार में बड़ा नाम लाने के लिए कि उसके खिलाफ राजद्रोह का केस चल रहा है, इसका नाम बड़ा है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। तो इसलिए इसका कन्विक्शन होने के चांस भी नहीं है। इसमें इंटेंशन आप साबित नहीं कर पाओगे, और मिसयूज हो रहा है उसका क्या नहीं हो रहा है वो भी आपको साबित करना होगा। देखिए, सीधी सपाट अगर कोई सच्ची रिपोर्टिंग कर रहा है, झूठी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, तो उसमें ये सेक्शन बिल्कुल भी नहीं लग सकता है। ओके। अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं छुपाई जा सकती है। आप देखिए, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं विशुल ब्यूरो के ऊपर एक्ट बनाने की, यानी कि अगर आप कहीं किसी तंत्र में कुछ गलत चीज देख रहे हैं तो ये आपको चाहिए कि उस पर आप शोर मचाएं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कहाँ तो हम इस एक्ट को लाने की बात कर रहे हैं, कहाँ हम आरटीआई को लाने की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारी अभिव्यक्ति को बढ़ाती हैं, हमारी स्वतंत्रता को बढ़ाती है, लेकिन साथ में ही अगर हम इस सेक्शन को केवल वैनिटी ऑफेंस को बना करके लेकर के चलेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। अगर इसको लेकर भी चलना तो इसमें अमेंडमेंट होना जरूरी है। ठीक है। प्रोफेसर अजय पांडे भी मेरे साथ हैं। पांडे जी, असल में एक आंकड़ा है मेरे पास एनसीआरबी का जो कहता है कि 2017 में 51 केस आए, 288 गिरफ्तारियां हुई और मात्र 4 लोग ही दोषी पाए गए। 2018 में 70 केस आए, 56 गिरफ्तारियां हुई और मात्र 2 लोग दोषी पाए गए। और 2019 का आंकड़ा है सर, 93 केस आए, 96 गिरफ्तारियां हुई और 2 ही लोग दोषी पाए गए। सर, ये जो कन्विक्शन रेट है गिरफ्तारी के बाद दोषी पाए जाने का, ये बहुत कम है। आपका एनालिसिस क्या कहता है? हालांकि कुछ बातें अक्षय जी ने समझाई, लेकिन फिर भी ये कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों हो जाता है? देखिए, ये तो स्पष्ट लगता है कि जो मंशा है वो कानून को इस तरह से उसका दुरुपयोग करने की है कि कानून से लोग डरें और अपनी बात जो रखना चाहते हैं वो न रखें। उनका कन्विक्शन बाद में होता है या नहीं होता है, शायद इसकी सरकार को या राज्य को परवाह नहीं होती। हमारी व्यवस्था इसकी चिंता नहीं करती इन मामलों में। चिंता सिर्फ ये होती है कि जब ये आवाजें उठती हैं तो उन आवाजों को किस तरह से जल्दी से दबा दिया जाए, गिरफ्तारियां हो जाएं। और संगीन कानून है ये, संगीन कानून की धारा लगाकर और उन पर कार्रवाई हो जाए। तो मुझे लगता है मंशा ये होती है। ये बहुत आवश्यक है कि जो इस तरीके का संगीन कानून है जी, उसमें उसको जब लगाया जाता है लोगों के विरुद्ध, लोगों के खिलाफ, तो उसमें जब कन्विक्शन नहीं हो रहा है, आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कहीं न कहीं ऐसे लोगों को जो इससे प्रभावित हुए हैं उनको मुआवजा भी सरकार दिलाए और राज्य को मुआवजा देना चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी कि आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी कि आपने गलत धाराएं लगाई, गलत कानून का इस्तेमाल किया, कन्विक्शन हुआ नहीं, और इस तरह से देखिए आपकी ठीक है सर, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है सर। एक जवाब ए के जैन साहब से ले लूं मैं। ए के जैन साहब, असल में डायरेक्ट एविडेंस का ना मिलना इस तरह के मामलों में कितनी बड़ी वजह है कन्विक्शन रेट के कम होने की? सर 30 सेकंड में बोलने की कोशिश करिए, मुझे शो वाइंड अप करना है। देखिए,
एविडेंस जब तक नहीं होगी, एविडेंस बेस्ड केस ही है ये। हाँ, एविडेंस बेस्ड केस है, और अगर एविडेंस आपके पास में पर्याप्त नहीं है और वेरीफाइड एविडेंस आपके पास में नहीं है कि क्या आप साबित करना चाहते हैं, बेसिकली इसका मकसद ये रह गया है। कुछ केसेस अवश्य होते हैं जो कि इस कसौटी पर खरे उतरते जी, हैं, जी। अन्यथा अधिकतर केसेस वो होते हैं जिसमें कि आलोचना की जा रही है सरकार की, और उसको उससे कुपित होकर ये मुकदमा दर्ज करा दिया ठीक जाता है, जिससे कि हैरेसमेंट हो। ठीक है सर। और बाद में चाहे उसमें फाइनल रिपोर्ट लगे, चाहे चार्जशीट लगे। ठीक है, तो हर मसले को नजदीक से बहुत गहनता के साथ समझने की कोशिश की जानी चाहिए जब राजद्रोह जैसे बात सामने आए। बहुत शुक्रिया सर, आप चारों का, आपने समय निकाला, मेरे शो में आए, मेरे व्यूवर्स को जानकारियां दी, शुक्रिया। तो लोकतंत्र में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन, खबरों का दौर लगातार जारी है।